हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 7 से लेकर 13 फरवरी 2022 का है। और आज के इस वीडियो में हम इस अंक का, इसके साथ ही पिछले हफ्ते जो वीडियो नहीं आई थी उस अंक का भी, दोनों का एक ही साथ विश्लेषण करेंगे। देखेंगे पिछले 2 हफ्तों में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी दिए हैं तो उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सामान्य ज्ञान खेल के कुछ MCQ दिए हैं तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला खिलाड़ी को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है एशले बार्टी। इसके बाद है, किंग्समीड क्रिकेट स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है डरबन। इसके बाद है, रॉबर्ट लोवांडोस्की किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं? तो इसका राइट आंसर है पोलैंड। इसके बाद है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्य सेन। इसके बाद है, नोवाक जोकोविक अब तक कितनी बार ITF वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं? तो इसका राइट आंसर है 7 बार। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है मलेशिया। अगला है, इनमें से किस खिलाड़ी ने वर्ष 2021 में स्टॉकहोम ओपन टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर है टॉमी पॉल। इसके बाद वर्ष 2014 में किस देश ने बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है भाला फेंक। इसके बाद वर्ष 2019 में किस देश ने AFC एशियन कप टूर्नामेंट जीता था? तो इसका राइट आंसर है कतर। इसके बाद राफेल बराने किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका फ्रांस। इसके बाद फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत किस रेस से होगी? तो इसका राइट आंसर है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। फिर वर्ष 2022 में किस शहर में उबेर कप का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है बैंकॉक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में किस देश ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियन गेम्स 2018 में कुश्ती में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर है आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में टेनिस में पुरुष युगल वर्ग का स्वर्ण पदक किस देश की जोड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है क्रोएशिया। नेक्स्ट है, लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कितने गोल किए हैं? तो इसका राइट आंसर है 80। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस महिला खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन में एकल खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है बारबोरा क्रेजिकोवा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में किस देश ने थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था? तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी तैराक जेनी थॉमसन ने ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक नहीं बनाए हैं? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं बनाए हैं ये बोल रहा है। तो यहाँ पे मैथ्यू हेडन ने टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक नहीं बनाए हैं, बाकी 3 बल्लेबाजों ने बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में किस क्लब ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है आपका इंटर मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉन पोलक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में किस शहर में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है लंदन। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गुफाओं के संबंध में सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको मैच द कॉलम दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही मिलाप यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ये है 2 और 4। जो 2 और 4 हैं ये गलत सुमेलित हैं, बाकी के 1 और 3 सही सुमेलित हैं। तो जो गिलहरा की गुफाएं हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन में अलीराजपुर दी है, ये गलत है, क्योंकि एक्चुअली में जो सिलहरा की गुफाएं हैं ये अनूपपुर ज़िले में स्थित हैं। और जो चौथे ऑप्शन में है बिलोवा की गुफा, ये दतिया दिया हुआ है, लेकिन ये दतिया की जगह ग्वालियर ज़िले में स्थित है, इसलिए दूसरा और चौथा सही यहाँ पे मिलाप नहीं है, पहला और तीसरा सही है। इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल पावगिरी कहाँ स्थित है? पावागिरी कहाँ पे स्थित है? तो जो पावागिरी है ये खरगोन में स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1995 में।
अगला क्वेश्चन है तानसेन सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1980 में शुरुआत की गई थी तानसेन सम्मान की। इसके बाद है मध्य प्रदेश की किस गुफा को बौद्ध चित्र के प्राण कहा जाता है? तो जो बाघ की गुफाएं हैं इन्हें बौद्ध चित्र के प्राण कहा जाता है। इसके बाद है मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको फिर से मैच द कॉलम दिया, आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो प्रमुख समारोह है वो सुमेलित नहीं है। तो भवभूति समारोह ओरछा दिया है, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। जो भवभूति समारोह है ये ग्वालियर जिले में आयोजित होता है, जबकि क्वेश्चन में ओरछा दिया हुआ है, इस कारण से ये गलत है। बाकी के 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा प्रसिद्ध रचना की रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजा भोज की आत्मकथा कौन सी है? तो भोज प्रबंधनम, ये राजा भोज की आत्मकथा है। फिर है भारत भवन की स्थापना कब की गई थी? तो भारत भवन की स्थापना की गई थी 13 फरवरी 1982 में। इसके बाद है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना कौन सी नहीं है, इनमें से हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो उन्मादनी है और उन्मादनी के अलावा सभा का खेल, तो ये जो 2 रचना हैं ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है। तो उन्मादनी और सभा का खेल ये जो दोनों रचनाएं हैं ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। इसके बाद है झाबुआ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो महेश शर्मा जी झाबुआ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा डीके किस विद्या से संबंधित हैं, किस विधा से संबंधित है? तो ये रंगकर्मी और नाटक से संबंधित हैं। इसके बाद प्रसिद्ध समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था विदिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत सिंगाजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हैं, पहला कह रहा है इन्हें मालवा का कबीर कहा जाता है, और जो दूसरा कथन है ये कह रहा है कि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं 12 मासी व 15 तिथि है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला कथन है ये गलत है, दूसरा सही है। पहला कथन क्यों गलत है? क्योंकि संत सिंगाजी को निमाड़ का कबीर कहा जाता है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है मालवा का कबीर, इस कारण से ये गलत है, और जो दूसरा कथन है ये सही है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सिंगापुर उपनाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश का सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रसिद्ध राजनीतिक व पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थराज उपनाम से किसे जाना जाता है? तो अमरकंटक को तीर्थराज के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व विरासत स्थल सांची स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन है। पहला कथन है वर्ष 1986 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दूसरा कथन है यह विदिशा जिले में स्थित है, और तीसरा कथन है स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ये जो दोनों कथन हैं ये गलत हैं, और तीसरा कथन जो है ये सही है। पहला कथन क्यों गलत है? क्योंकि यूनेस्को ने इसको 1989 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, इसलिए पहला गलत है। और दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि सांची का जो स्तूप है ये रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कामदगिरी तीर्थ स्थल जो है ये कहाँ स्थित है? ये जो तीर्थ स्थल है कामदगिरी नाम से ये स्थित है चित्रकूट में। इसके बाद है इजराइल के सहयोग से लघु शस्त्र निर्माण इकाई मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है? तो ये भिंड के मालनपुर में स्थापित की गई है। इसके बाद है मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया गया है? तो ये लगाया गया है विदिशा में। इसके बाद है मध्य प्रदेश के औद्योगिक कॉम्प्लेक्स सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फिर से आपको 4 मैच द कॉलम टाइप में दिए, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से। तो देखिए स्टील कॉम्प्लेक्स जो है दमोह दिया हुआ है, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी के 3 सही सुमेलित हैं। सी ऑप्शन जो है ये गलत क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में स्टील कॉम्प्लेक्स सागर जिले में स्थित है, जबकि क्वेश्चन में दमोह दिया हुआ है, इसलिए सी गलत है, जबकि बाकी के 3 सही हैं। इसके बाद कपड़ा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कपड़ा उद्योग में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। दूसरा कथन है मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर इंदौर को कहा जाता है, और तीसरा कथन है मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल कल्याण कपड़ा मिल इंदौर में है। तो हमें बताना कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला और तीसरा कथन सत्य नहीं है, दूसरा सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि कपड़ा उद्योग में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे गुजरात है, और मध्य प्रदेश है तीसरे नंबर पे।
और तीसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल बुरहानपुर में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1906-1907 में। इसके बाद कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले को क्रमबद्ध करना है हमें। तो अलीराजपुर दिया है, बालाघाट है, मंडला है और ढिंढोरी है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बालाघाट पे। बालाघाट है ऑप्शन नंबर 2। बालाघाट के बाद आता है अलीराजपुर। अलीराजपुर है 1। इसके बाद आता है मंडला जो कि तीसरे ऑप्शन पे है, और बाद में आता है ढिंढोरी जो कि चौथे पे है। तो हमारा सही क्रम है 2 1 3 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 2 1 3 4। इसके बाद है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात के बराबर है? तो यहाँ पे रीवा इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार जिलों को हमें क्रमबद्ध करना है। छिंदवाड़ा, सागर, धार और झाबुआ। तो कौन सा जिला सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो सबसे पहले है छिंदवाड़ा, इसके बाद आता है आपका सागर, इसके बाद धार और इसके बाद झाबुआ। तो 1 2 3 4 इसका सही क्रम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निर्धनता का अनुपात कितना है? तो ये है 31.65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार क्रमबद्ध करना है। यहाँ पे दिया है गोंड, भील और बैगा। तो सबसे पहले आ जाएगा भील, इसके बाद आएगा आपका गोंड, इसके बाद बैगा। तो 2 1 3 इसका सही क्रम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, जो आपका पहला है बैगा पश्चिमी क्षेत्र, और इसके बाद दिया हुआ है दूसरा भील पूर्वी क्षेत्र। ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, तीसरा और चौथा सही सुमेलित हैं। तो पहला क्यों सुमेलित नहीं है सही? क्योंकि जो बैगा है ये मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और जो भील जनजाति है ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, ठीक है, 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो जो झाबुआ है ये मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। लास्ट क्वेश्चन है जननायक टांट्या भील की अष्ट धातु प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पाताल पानी में। इसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे 3 सदस्य होते हैं। इसके बाद है निम्न में से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न ख्यातिलब्ध विभूतियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। इसके बाद है राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर यानी कि RRCAT की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। अगला है मैहर के राजा बृजनाथ सिंह ने निम्न में से किसे अपना राजगुरु बनाया था? तो इसका राइट आंसर है उस्ताद अलाउद्दीन खां। इसके बाद है भरहुत स्तूप जो कि सतना में है, इनमें से किस युग की कला है ये? तो ये हीनयान युग की कला है। इसके बाद भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की निर्णयात्मक अनुशंसा किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सघन वन का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर है 6676 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है रूपांकर, रंगमंडल, वागर्थ और अनहद किस सांस्कृतिक भवन से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है भारत भवन। इसके बाद है भोजपाल बांध यानी कि जो भोपाल का तालाब है इसको किसने ध्वस्त किया था? तो इसका सही जवाब है होशंग शाह गौरी ने। इसके बाद है होमो इरेक्टस नर्मदेनसिस कपाल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। इसके बाद है पौराणिक कथानुसार नर्मदा और सोन नदी का विछोह कराने वाली नदी कौन सी है? तो ये है जोहिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जोहिला इसका राइट आंसर है। इसके बाद है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहाँ किसे कहा जाता है? तो पिंडरा को कहा जाता है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नचना जो कि सतना में है, तो नचना का शिव पार्वती मंदिर किस काल का स्थापत्य है?
तो ये है गुप्त काल का। इसके बाद हालो और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? तो ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा। इसके बाद है गायनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह है पातालकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप का खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो सांची का जो स्तूप है इसके खोजकर्ता माने जाते हैं जनरल टेलर। इसके बाद मध्य प्रदेश में महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण का जन्म किस स्थल को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है कुतवार। अगला है संगीत की ध्रुपद गायकी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है राजा मानसिंह तोमर जी ने। इसके बाद है महाकाव्य नवसा हंसाक चरित्र के कवि निम्न में से कौन थे? तो ये थे पद्मगुप्त जी। इसके बाद है सन 1819 से 1926 तक भोपाल रियासत में 4 बेगमों ने शासन किया, जिनमें से निम्न में से प्रथमतः किसने राजपाट संभाला था? तो इसका राइट आंसर है कुदसिया बेगम, जिन्हें गौहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से गलत तथ्य कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना गलत कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, प्रदेश का शुद्ध बोया क्षेत्रफल 125 लाख हेक्टेयर है, ये कथन गलत है, क्योंकि जो शुद्ध बोया क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का ये 155.12 लाख हेक्टेयर है, जबकि ऑप्शन में 125 लाख हेक्टेयर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसके बाद यहाँ पे भारत एवं विश्व का भूगोल के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? तो ये है गैनीमीड। इसके बाद है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड वैगनर ने। फिर है क्राकाताओ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए माउंट पोप और इक्वाडोर ये सही सुमेलित नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थल रूपों का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है भूमिगत जल से। इसके बाद है मोंट ब्लैंक किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? तो ये है अल्प्स की। इसके बाद है हरमुज जल संधि किन 2 खाड़ियों के मध्य स्थित है, यानी किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ओमान और ईरान। इसके बाद है निम्न में से कौन सी झील केन्या, युगांडा एवं तंजानिया 3 देशों में स्थित है? तो इसका आंसर है विक्टोरिया झील। इसके बाद भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है माही नदी। इसके बाद आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है अमेजन नदी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गर्त हिंद महासागर में स्थित है? तो ये है सुंडा गर्त। फिर है सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये तमिलनाडु में है। इसके बाद भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है? तो ये है कांडेमम पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के किस भ्रंश द्वारा अलग होता है? तो इसका राइट आंसर है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। फिर है आटाकामा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो ये चिली में है। इसके बाद है ब्रेक फील्डर पवन किस क्षेत्र में चलती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। इसके बाद निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है सही? तो यहाँ पे देखिए तुग्या और चीन ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी के 3 सुमेलित हैं। फिर है तिकरिक का संबंध किस प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों से है? तो इसका आंसर है पेट्रोलियम। इसके बाद चांदी का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो ये है अर्जेंटाइट। इसके बाद है बिग इंच पाइपलाइन परियोजना का संबंध किस देश से है? तो जो बिग इंच पाइपलाइन परियोजना है इसका संबंध है यूएसए से। इसके बाद है तापी परियोजना में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा देश सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो तजिकिस्तान यहाँ पे सम्मिलित नहीं है तापी परियोजना में। फिर है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे टोडा और चीन सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद है सांसी एवं सेंसी नामक खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो ये चीन में स्थित हैं। इसके बाद है लोम्बार्डी का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये है इटली में। नेक्स्ट है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए में है। इसके बाद है किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रेटर झील का उदाहरण है? तो इसका आंसर है लोनार झील। इसके बाद है निम्न में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है गंगा नदी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कोलेरू और आंध्र प्रदेश ये सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद है सलाल एवं दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर स्थित है।
फिर है कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो ये अंडमान और निकोबार में अवस्थित है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। इसके बाद भारत में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो बिटुमिनस जो कोयला का प्रकार है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है भारत में। इसके बाद है यहाँ पे सूची दी है, तो हमें यहाँ पे मिलान करना है, एक तरफ खनन क्षेत्र है, एक तरफ खनिज हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका, देखिए जो मलाज खंड है ये तांबा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो कुद्रेमुख है ये लौ अयस्क हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो तीसरा ऑप्शन दिया है कोरबा, तो ये हो जाएगा कोयला के लिए, और जो जादूगोड़ा है ये हो जाएगा यूरेनियम के लिए। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर है। इसका देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ तेल शोधशालाएं, एक तरफ राज्य हैं, तो यहाँ पे कोयली और गुजरात ये सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद भारत में स्वतंत्रोपरांत प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी थी, तो इसका आंसर है 1948 में। नेक्स्ट है भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, तो इसका आंसर है ब्रिटेन। इसके बाद दिया है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए अहमदाबाद लौह इस्पात क्षेत्र ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद है काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में है। अगला है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है बिलासपुर। फिर है राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा के लिए पुलों को बनाने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो इसका सही आंसर है सेतु भारतम योजना। फिर है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, तो इसका आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। फिर है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है रांची में। फिर है भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो ये है नीलगिरी। इसके बाद है लाओ खोबा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है असम। आगे है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ टाइगर रिजर्व है, एक तरफ राज्य हैं। तो देखिए जो मुदुमलाई है ये पंजाब दिया हुआ है, ये यहाँ पे सही नहीं है। इसके बाद है थामिन परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई थी, तो ये मणिपुर में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी आर्द्रभूमि रामसर स्थल में शामिल नहीं है, तो हुसैन सागर ये आर्द्रभूमि जो है ये रामसर स्थल में शामिल नहीं है। इसके बाद है कच्छ का रण विशिष्ट रूप से किस जीव से संबंधित है, तो ये जंगली गधा से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो नेशनल पार्क है, एक तरफ राज्य है। तो यहाँ पे ब्लैक बक है और नागालैंड है, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान के कुछ और क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है अवंती महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह उत्तरी अवंती व दक्षिणी अवंती के रूप में बटा हुआ था। दूसरा कथन है इसकी प्रमुख जनपद वत्स अनूप थे। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं पूरी तरह से। इसके बाद है अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, तो इंदौर को अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद माहिष्मती नगर किसने बसाया था, तो हैहद वंश ने बसाया था माहिष्मती नगर को। इसके बाद है विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है डॉक्टर विष्णु बाकणकर ने। इसके बाद है ताम्र पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस काल में मानव द्वारा पत्थर व धूसर लोहा के उपकरणों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा कथन है मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण युग जो है इसके साक्ष्य कयथा, नवदा टोली व डांगवाला में प्राप्त हुए हैं। तो हमें बताना कि कौन सा कथन जो है ये सत्य नहीं है। तो देखिए जो पहला कथन है ये गलत है और जो दूसरा कथन है ये सही है, ठीक है। तो पहला क्यों गलत है, क्योंकि इस काल में मानव द्वारा तांबा, पत्थर व हड्डियों के उपकरणों का उपयोग का साक्ष्य मिला है, इसलिए पहला गलत हो जाता है, जो जबकि दूसरा कथन पूरी तरह से सही है। अगला है निम्नलिखित राजवंशों में से एक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, हमें बताना कौन सा। तो जो प्रतिहार राजवंश है ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। इसके बाद है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश व उनकी राजधानी को हमें दिया हुआ 2 कॉलम में, तो हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो परमार वंश और इसके आगे दिया है इंदौर, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा जो बाकी के हैं ये सही सुमेलित हैं। तो जो परमार वंश है इसका जो इंदौर दिया हुआ गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि एक्चुअली में परमार वंश की राजधानी जो थी ये धार थी। इसके बाद है महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था,
तो इसका राइट आंसर है वत्स, काशी और दशाण। तो तीनों ही सही ऑप्शन है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ढिल्लन सिंह ने। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। दूसरा कथन है शहीद कुंवर चैन सिंह की छतरी सीहोर में बनाई गई है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब मेल हत्याकांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ये है यशवंत सिंह, देवनारायण और दलपत राव। तो तीनों यहाँ पे सही हैं, तो आपका उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रभाकर ढूंढीराज इन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था मध्य प्रदेश में। इसके बाद है मध्य प्रदेश के आंदोलनों में घटनाक्रम के अनुसार उन्हें हमें अरेंज करना है। मध्य प्रदेश के जो आंदोलन है, तो देखिए यहाँ पे जंगल सत्याग्रह है, सराफा सत्याग्रह है, चरण पादुका कांड है और चावल आंदोलन है। तो सबसे पहले हो जाएगा जंगल सत्याग्रह, फिर हो जाएगा चरण पादुका कांड, इसके बाद आ जाएगा आपका सराफा सत्याग्रह और लास्ट में आ जाएगा चावल आंदोलन। तो आपका सही क्रम होगा 1, 3, 2, 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जबलपुर में स्थापना की गई थी क्रांतिकारी दल की। इसके बाद मध्य प्रदेश में कंघी शिल्प कला का निर्माण किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बंजारा। इसके बाद मध्य प्रदेश में पीतल शिल्प कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो नरसिंहपुर प्रसिद्ध है। इसके बाद निम्नलिखित में से मालवा का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए गरबा और बदेरी, ये मालवा का लोक नृत्य नहीं है, बाकी के दो मालवा के लोक नृत्य हैं। इसके बाद है सुआ लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये खरीफ की फसल पकने पर किया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में प्रचलित हीड लोक गायन की विषय वस्तु कौन सी होती है? तो ये 11 माता की कथा तथा कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अत्यंत पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे जो कौल है ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति नहीं है। इसका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भील और बंजारा जनजाति पाई जाती है। दूसरा कथन है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सिहरिया खैरबार जनजाति पाई जाती है। तीसरा कथन है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में गोंड और पारधी जनजाति पाई जाती है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा और तीसरा कथन है सत्य नहीं है, पहला सत्य है। दूसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में कोल, पनिका, मुंडिया और बैगा जनजाति पाई जाती है। और तीसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में सहारिया और खेरवार जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? तो ये बैगा जनजाति का पवित्र वृक्ष है। कौन सा? साज वृक्ष। इसके बाद मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो ये है कोल। नेक्स्ट है इनमें से कौन विकल्प सुमेलित नहीं है सही? तो यहाँ पे देखिए बैजू बावरा की समाधि जो कि दतिया दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि जो बैजू बावरा की समाधि है ये चंदेरी जो कि अशोकनगर में है वहाँ स्थित है। इसके बाद प्राचीन ऐतिहासिक जहांगीर महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये ओरछा में है। इसके बाद है हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह है मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ते लोक चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। और आखिरी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए संजा लोक गायन बघेलखंड दिया है, ये गलत है। और लकड़ बग्घा लोकनाट्य मालवा ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है। 1 और 4 सही सुमेलित हैं। आगे देखिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए जाने वाले तानसेन अलंकरण की सम्मान निधि 2022 में कितनी होगी? तो ये होगी 5 लाख रुपए। इसके बाद मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 8,858 किलोमीटर। इसके बाद संगीर सार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है तानसेन, ऑप्शन सा तानसेन इसका राइट आंसर है। इसके बाद है मध्य प्रदेश विधानसभा का मान्यता प्राप्त प्रथम विरोधी दल का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर है श्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा। इसके बाद है एकमात्र सदन का नेता जो मुख्यमंत्री नहीं रहा है इनमें से, तो ये हैं श्रीमती विजयराजे सिंधिया जी।
इसके बाद है मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं श्री रामपाल सिंह। इसके बाद है कोल जनजाति से संबंधित हैं, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है रौतेले, ये कोल जनजाति से संबंधित हैं। इसके बाद है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरता है? तो इनमें से NH-44 मध्य प्रदेश से गुजरता है। इसके बाद समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी में 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था दूसरे नंबर पे, सबसे ऊपर था पंजाब। इसके बाद सतपुड़ा मैकल श्रेणी की पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है? तो यह है अखरानी। इसके बाद सिद्ध बाबा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 1172 मीटर की। नेक्स्ट है किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए ख्यात है? तो इसका आंसर है चंबल। अगला है वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर है अहिल्याबाई होलकर ने। फिर है मध्य प्रदेश में बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? तो यह है छिंदवाड़ा में। इसके बाद मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में शहीद मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये होता है उमरिया में। नेक्स्ट है तांतरंग तानसेन का जो पुत्र था ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे। शायद मध्य प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे 4 कथन दिए हैं। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा यूपी से संपर्कित है, भारत की मानक रेखा मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है, और मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो जो ऑप्शन सा है भारत की मानक रेखा 9ST मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है, ये गलत है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित जल प्रपात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चूलिया जलप्रपात, जो चूलिया जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित नहीं है। ये कहाँ पे है? ये है चंबल नदी जो कि राजस्थान के कोटा ज़िले में स्थित है। इसके बाद कैमूर पहाड़ी से उद्गमित नदी कौन सी है? तो ये है टोंस। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित मध्य प्रदेश में कितनी रियासतों का विलय हुआ था? तो इसका आंसर है 61। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां निवास करती हैं? तो इसका राइट आंसर है 24। इसके बाद है मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु गठित अभिकरणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 11। इसके बाद है देश के सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? तो लगभग 45 से 50% हिस्सा मध्य प्रदेश का है भारत में सोयाबीन उत्पादन की बात करें तो। इसके बाद है नील क्रांति योजना किससे संबंधित है? तो ये है मत्स्य उत्पादन से। और आखिरी क्वेश्चन है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 2013 में। इसका देखिए इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पे 30 जनवरी दिया हुआ है कुष्ठ उन्मूलन दिवस। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो सबसे पहले देखिए कुष्ठ उन्मूलन दिवस को लेप्रोसी डे भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो दिन मनाया क्यों जाता है? तो जो कुष्ठ रोग होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि कुष्ठ क्या होता है, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसको लेके हमें लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये 30 जनवरी को कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो देखिए अगर भारत में बात की जाए तो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है 30 जनवरी को, इसी के अवसर पे राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है हर साल। जबकि अगर विश्व स्तर पे बात करी जाए तो जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है ये मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को, यानी लास्ट संडे ऑफ जनवरी, जो कि इस साल 30 जनवरी ही था। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डे है 4 फरवरी। देखिए 4 फरवरी को पूरे विश्व भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पूरे विश्व भर में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि कैंसर क्या होता है, कैसे हो जाता है, किस तरह से इसका उपचार करना है, ये सब चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे दुनिया भर में हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं रॉबर्टा मेट्सोला। ठीक है, तो ये माल्टा की सांसद हैं और हाल ही में EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की ये अध्यक्ष बनी हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष बनी है रॉबर्टा मेट्सोला। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है विक्रम देवदत्त। तो ये एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो अब विक्रम देवदत्त जी एयर इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। इसके बाद यहाँ पे स्पाइडरमैन एक कैरेक्टर है मार्वल्स का, इसको तो आप काफ़ी अच्छे जानते होंगे।
तो स्पाइडरमैन की एक कॉमिक्स है, इसका एक पेज अभी हाल ही में 24 करोड़ में नीलाम हुआ है। तो 1984 की एक स्पाइडरमैन कॉमिक बुक थी जिसका एक पेज लगभग 24.90 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है रिसेंट में। इसके बाद है नवदीप कौर, तो इनको हाल ही में नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड दिया गया है। तो अवार्ड के सेक्शन में बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा नवदीप कौर को नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड दिया गया है 2022 का। इसके बाद है मीराबाई चानू, तो ये ओलंपिक में रजत पदक विजेता थी और इनको हाल ही में एएसपी बनाया गया है। तो ये इम्फाल में मणिपुर पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला इन्होंने अभी हाल ही में। इसके बाद है एडम झदानोविच, तो इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची साइकिल की सवारी की है रिसेंट में। तो ये जो साइकिल थी इसकी ऊंचाई थी लगभग 7.41 मीटर यानी लगभग 24.37 फीट। इसके बाद हैं जारा रदरफोर्ड, तो ये सबसे कम उम्र में दुनिया की सैर की है इन्होंने अभी हाल ही में। इनकी उम्र है महज 19 वर्ष और ये बेल्जियम ब्रिटिश पायलट हैं जारा रदरफोर्ड। इन्होंने अभी हाल ही में विमान से दुनिया का चक्कर लगाया है और ऐसा करने वाली ये सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं। इसके बाद हैं एरिक गॉसेटी, तो ये भारत में अमेरिका के नए राजदूत बनेंगे, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में अमेरिकी राजदूत होंगे नए एरिक गॉसेटी। इसके बाद है जॉनथन। जॉनथन क्या है? ये एक कछुए का नाम है। इसकी उम्र है 190 वर्ष की और हाल ही में इसका नाम गिनीज बुक में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये धरती पर जीवित सबसे उम्रदराज कछुआ बन गया है। उम्रदराज कछुआ क्या? सबसे उम्रदराज जीव ही बन गया है। इसकी उम्र है 190 वर्ष। इसके बाद प्रोफेसर सौमित्र दत्ता, तो ये भारतवंशी हैं। इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्कूल का डीन बनाया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, प्रोफेसर सौमित्र दत्ता। इसके बाद है टोंगा। टोंगा क्या है? ये एक ज्वालामुखी है जो कि समुद्र के अंदर था और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है ये टोंगा द्वीप समूह पर, और वहाँ पे अभी हाल ही में विस्फोट हुआ ज्वालामुखी पे, इस कारण से ये न्यूज़ में बना हुआ था। इसके बाद चीन की न्यूज़ है यहाँ पे। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट यॉक बनाया है, ठीक है। तो 4 पैरों पे चलने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट यॉक है और ये 160 किलो तक वजन उठा सकता है और 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक सफ़र तय कर सकता है। इसके बाद हॉलैंड की न्यूज़ है। यहाँ पे समुद्र में उतरने से पहले ही पुल पर एक सुपर यॉट फंस गया, जो कि न्यूज़ में बना हुआ था हॉलैंड का। तो हॉलैंड की एक विख्यात जहाज निर्माता कंपनी है हेसन, इनके द्वारा बनाया गया 265 फीट लंबा सुपर यॉट था जिसका नाम आपको याद रखना है गैलेक्टिका, ठीक है। तो गैलेक्टिका अभी हाल ही में रेलवे पुल के नीचे फंस गया था। इसके बाद है नुसंतारा। तो नुसंतारा क्या है? ये इंडोनेशिया की नई राजधानी बनने वाली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इंडोनेशिया की नई राजधानी बनेगी नुसंतारा, आपको इसका नाम याद रखना है। इसके बाद बुर्किना फासो की न्यूज़ है। यहाँ पे राष्ट्रपति काबोरे का तख्ता पलट हो गया है। बुर्किना फासो में विद्रोही सैनिकों ने यहाँ पे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति रॉस मार्क क्रिश्चियन काबोरे का तख्ता पलट कर दिया है और सत्ता अपने हाथों में ले ली है वहाँ पे सैनिकों ने। इसके बाद स्मृति से देख लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले है यूरोपीय संघ के पूर्व अध्यक्ष डेविड सासोली, इनका निधन हो गया है। इसके बाद हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी काइफू, इनका भी निधन हो गया है। इसके बाद है मशहूर गीतकार इब्राहिम अश्क, इनका भी अभी हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में इनका जन्म हुआ था, इस कारण से अगर एमपी का एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद प्रख्यात रंगमंच कलाकार हैं शाओली मित्रा, इनका निधन हुआ अभी हाल ही में 73 वर्ष की आयु में। और इसके बाद है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम था गार्सिया। ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, स्पेन के थे ये। इनका पूरा नाम था लाफुएते गार्सिया, ठीक है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया 112 वर्ष की आयु में। इसके बाद है अन्ना किकीना। तो ये अंतरिक्ष स्टेशन पे जाएंगी। रूस की इंजीनियर हैं ये, 37 वर्षीय, और इन्हें अभी हाल ही में रूस के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चुना गया है। और इस समय वो देश की इकलौती महिला, मतलब रूस की इकलौती महिला हैं जिनकी अंतरिक्ष कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। अन्ना किकीना आपको याद रखना है। इसके बाद पेरिस की न्यूज़ है यहाँ पे। तो फ्रांस के पेरिस में फैशन हाउस चैनल में हाउते काउचर स्प्रिंग शो आयोजित किया गया था। तो इसमें मोनाको की प्रिंसेस थी शार्लेट कैसिरागी, इन्होंने घोड़े पर सवार होकर वहाँ पे रैंप वॉक किया और एक अलग ही अंदाज पे वहाँ पे वो उन्होंने अपना अपीयरेंस दिया।
इसके बाद नीदरलैंड की न्यूज़ है, तो ये दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। नीदरलैंड में अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो कैनल लॉक है ये 100 साल पुरानी पोर्ट सिटी इजमुदेन को एम्स्टर्डम के नॉर्थ सी से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की जो लागत है ये है लगभग 2535 करोड़ रुपए और इसको बनाने में लगभग 5 साल का समय लगा है। इसके बाद है कोबे ब्रायंट की यहाँ पे मूर्ति। तो दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी थे कोबे ब्रायंट और उनकी बेटी जियाना का निधन हो गया था और उसकी दूसरी बरसी पे मूर्तिकार डैन मदीना ने दुर्घटना स्थल पर 73 किलोग्राम की इनकी मूर्ति अभी लगाई है। इसके बाद स्लोवाकिया की न्यूज़ है। यहाँ पे एयर कार की बात हो रही है। तो स्लोवाकिया में यहाँ पे 70 घंटे में 200 से अधिक सफल टेक ऑफ और लैंडिंग पूरा करने के बाद फ्लाइंग कार को अनुमति दे दी गई है। इसके बाद न्यूजीलैंड की न्यूज़ है। यहाँ पे न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण यहाँ पे शादी टाल दी है। तो न्यूजीलैंड में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नए प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसी कारण प्रधानमंत्री जो है वहाँ की जसिंडा आर्डन उन्होंने अपनी शादी टाल दी है। इसके बाद यहाँ पे कैंसर पीड़िता हैं एक, इन्होंने अटलांटिक रिकॉर्ड बनाया है जिनका नाम है कैट कॉर्डिनर। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कैट कॉर्डिनर। तो ये ओवरी कैंसर से पीड़ित हैं और डॉक्टरों ने इसे लाइलाज बताया था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कैनरी द्वीप में ला गमोरा से इंग्लिश हार्बर तक 4828 किलोमीटर दूरी को 42 दिन 7 घंटे और 17 मिनट में पूरा किया और नौकायान का ये अलग एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नाम है शियोमारा कास्त्रो। शियोमारा कास्त्रो ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली हैं। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। तो याद रखिएगा, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी शियोमारा कास्त्रो। इसके बाद है एशर लेवी। ठीक है, तो एशर लेवी ने साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया हाल ही में। इस कारण से इनका नाम याद रखना आपको, एशर लेवी। इसके बाद नासा की न्यूज़ है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। अभी हाल ही में ये न्यूज़ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दी है। इसके बाद है रेवरेंड मलियल लुकोस बर्गिस। तो ये भारतवंशी पादरी हैं और इनको अभी हाल ही में चर्च ऑफ इंग्लैंड में बिशप नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, रेवरेंड मलियल लुकोस बार्गिस। इसके बाद बांग्लादेश की न्यूज़ है। तो बांग्लादेश का एक गांव का अस्पताल है जिसको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग के रूप में चुना गया है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ भवन का पुरस्कार इसे दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि जो ये अस्पताल है ये बांग्लादेश में है। इसके बाद यहाँ पे आर्मेन सार्किसियान, ये नाम आपको याद रखना है, आर्मेन सार्किसियान। ये आर्मेनिया के राष्ट्रपति थे और हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके बाद अमित कपूर का नाम आपको याद रखना है। ये अमेरिका के प्रमुख अस्पताल के प्रमुख इन्वेस्टिगेटर बने हैं, अमित कपूर, नाम याद रखिएगा। इसके बाद है अतुल केशप। तो ये USIBC के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, USIBC यानी कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो ये अध्यक्ष बन गए नए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतुल केशप, नाम आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे ब्रिटेन की न्यूज़ है। तो यहाँ पे कबाड़ में 500 रुपये में एक कुर्सी ली गई थी जिसको रिनोवेट करके 16 लाख रुपए में बेचा गया है नीलामी में। इसके बाद यहाँ पे लूनर क्रूज़र की बात करते हैं। तो लैंड क्रूज़र गाड़ी बनाने वाली टोयोटा कंपनी ने अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रमा की सतह पर पता लगाने के लिए लूनर क्रूज़र नाम से एक खास तरह का वाहन तैयार किया है। तो आपको याद क्या रखना है, एक तो कंपनी टोयोटा जिसने ये बनाया है और दूसरा इस व्हीकल का नाम लूनर क्रूज़र। इसके बाद यहाँ पे 2 और स्मृति शेष हैं। सबसे पहले है दिग्गज हॉकी खिलाड़ी चरणजीत सिंह। इनका हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। और इसके अलावा भारत के महान फुटबॉलर हैं सुभाष भौमिक। इनका अभी हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद खेल चर्चा पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है 2021 के ICC अवार्ड्स, इन्हें देखते हैं। तो भारत की महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, इनको सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है और इन्होंने इस अवार्ड को दूसरी बार जीता। इससे पहले 2018 में भी इन्होंने जीता था और अब 2021 में जीता इन्होंने। इसके अलावा पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं शाहीन अफरीदी, इनको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाएगी। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अगर पुरुषों में बात किया जाए तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर जो रूट बने हैं जो कि इंग्लैंड की ओर से खेलते हैं। इसके बाद वनडे और T20 की बात करते हैं। तो वनडे में पाकिस्तान के बाबर आजम
और T20 में पाकिस्तान के ही रिजवान, ठीक है, बाबर आजम वनडे में, और T20 में मोहम्मद रिजवान ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर की अवार्ड की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के यानेमन मलान और इसके अलावा फातिमा, पाकिस्तान की तेज गेंदबाज है ये ऑलराउंडर फातिमा सना, इनको इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको 5-6 नाम यहाँ से याद रखने हैं। इसके बाद अंडर-19 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो भारत ने यहाँ पे युगांडा को रिकॉर्ड 326 रनों से हराया है। हालांकि रिसेंट की न्यूज़ है कि 2022 में जो खेला जा रहा है अंडर-19 विश्व कप, ये भारत ने जीत लिया है। तो ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे, अगले अंक में जब आएगा तब। अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं। इसके बाद ICC T20 रैंकिंग की बात करते हैं वुमेंस की, तो यहाँ पे भारत की शेफाली शीर्ष पे हैं, ठीक है। अभी हाल ही में T20 रैंकिंग जारी की गई हैं, तो यहाँ पे बल्लेबाजी में बात करते हैं तो शेफाली वर्मा नंबर 1 पर पहुँच गई हैं। इसके बाद टेनिस की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा था, इसमें सानिया मिर्ज़ा को यहाँ पे हार मिली, उनका यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन में सफ़र समाप्त हुआ। और पिछले ही वीडियो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अब टेनिस से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। इसके बाद यहाँ पे बैडमिंटन की बात कर लेते हैं तो भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 टूर्नामेंट जीत लिया है। तो आपको याद रखना है, PV सिंधु ने जीता है 2022 का ये सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। इसके अलावा मेंस की बात करते हैं तो मेंस का जो मैच है ये नो मैच घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया? क्योंकि यहाँ पे एक जो फाइनलिस्ट थे ये कोविड संक्रमित हो गए थे, जिसकी वजह से जो मैच है इसे रद्द कर दिया गया और नो मैच घोषित कर दिया गया। सिर्फ महिलाओं में हमें विजेता मिली, जो कि थी PV सिंधु। मिक्स्ड डबल में बात करते हैं तो ईशान भटनागर और तनिषा कास्टो की जोड़ी ने जीता इस साल का ये टूर्नामेंट। इसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं तो देखिए, साल के 4 जो इम्पोर्टेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, इसमें से एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि पहला ग्रैंड स्लैम होता है। तो यहाँ से आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। तो सबसे पहले पुरुषों में किसने जीता एकल वर्ग में? तो एकल वर्ग में जीते हैं राफेल नाडाल, और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने टोटल 21 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीत लिए हैं इस साल का मिला के। इसके बाद राफेल नाडाल और के बाद जो रोजर फेडरर हैं और नोवाक जोकोविक है, इन्होंने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और सबसे ऊपर आ गए हैं राफेल नाडाल 21 ग्रैंड स्लैम के साथ, ठीक है। तो पुरुषों में राफेल नाडाल ने जीता एकल वर्ग में। इसके बाद महिलाओं में बात की जाए तो महिला वर्ग में एशले बार्टी चैंपियन बनी है, इन्होंने महिला का एकल वर्ग जीता है। तो ये आपको 2 नाम तो याद रखना ही है इम्पॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पे भारतीय शतरंज टीम के मेंटर बन गए हैं विश्वनाथन आनंद, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर जो हैं PR श्रीजेश, इन्होंने 2021 में शानदार प्रदर्शन किया था टोक्यो ओलंपिक में, और इसी के लिए इन्हें प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है भारत के हॉकी के जो गोलकीपर हैं PR श्रीजेश को। इसके बाद यहाँ पे क्रिकेट की बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ ने T20 सीरीज़ में इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में टूर्नामेंट खेला जा रहा था T20 का, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज हैं मिशेल स्टार्क, ठीक है। तो मिशेल स्टार्क को अभी हाल ही में एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में एलन बॉर्डर पुरस्कार किसे दिया गया है, मेडल किसे दिया गया है? तो याद रखना है, एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है मिशेल स्टार्क को। इसके बाद यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा था। वर्ल्ड जायंट्स ने ओमान में आयोजित लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। वर्ल्ड जायंट ने हराया किसे है टूर्नामेंट में? तो इन्होंने एशिया लायंस को हरा के इस टूर्नामेंट को जीता है वर्ल्ड जायंट्स ने। इसके बाद इंग्लैंड के यहाँ पे अनुभवी ऑलराउंडर थे टिम ब्रेसनन, इन्होंने अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट और T20 मतलब सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके बाद यहाँ पे ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो 3 भारतीय खिलाड़ियों को यहाँ पे जगह दी गई है। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और R अश्विन, इनको टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पिछले 2 हफ्तों के,
उसको हमने कवर कर लिया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो भी हमने देखे, और ये जो क्वेश्चन है आपके एमपीपीएससी के प्री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, वोकैब, जीके, काफ़ी सारी पीडीएफ सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो चैनल है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी ज़रूर ज्वाइन करिए। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।